माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी कि हर एक चीज बदलते रहता है। उसको अंग्रेजी में इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, यानी कि अगर जो नहीं बदलेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब कि गायब हो जाएगा। जैसे डायनासोर, उसने अपने आप को क्या किया, बदलाव नहीं किया। इस धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन था? डायनासोर। वो गायब हो गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट नहीं किया, माने कि बैलेंस नहीं बनाया। तो हमने पहले ही आपको बता दिए थे कि परिवर्तन यानी कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज। तो इस धरती पर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, है कि नहीं। यानी कि परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये यही दो तरह के परिवर्तन होता है। तो सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है ना। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, यानी कि कोई नया उत्पाद नहीं बनते हैं, है ना। वही प्रोडक्ट है, जो वही उत्पाद है, उसमें सुधार हो सकता है या उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके अवस्था में बदलाव होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, है कि नहीं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप, उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे आप अभी गर्मी का सीजन है कि नहीं। आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे। तो जब आइसक्रीम आपके हाथ में रहता है तो वो किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है कि नहीं। और जब हमारे माउथ में जाता है तो वो किस अवस्था में हो जाता है? लिक्विड अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में। तो जो आइसक्रीम था, जिसको हम आइस बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, वह भी किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कि नहीं। उसमें भी दो ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। जब वो हमारे माउथ में गया और हमारे बॉडी की हीट के कारण, यानी कि शरीर की गर्मी के कारण जब बर्फ पिघल गया, तब भी उसमें दो ही एलिमेंट है। उसमें क्या है? उसमें भी हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं। यानी कि तो भौतिक परिवर्तन, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, सिर्फ क्या बदल गया? वो पहले ठोस था, अब वो क्या बदल गया? द्रव हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि आप लोग खाना भी बनाती होगी, तो जब कुकर से जो वाष्प निकलता है, तो कुकर में जब आप सेट करती होगी, उसमें पानी डालती होगी, वो द्रव अवस्था में है। जब वो हीट उसको मिलता है गैस के जलने के कारण, तो वो किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है कि नहीं। तो जब कुकर से जो गैस निकल रहा है, उसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। मतलब कि उसने अपनी अवस्था बदली, अपना जो उसका नेचर है वो नहीं बदला। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान ले कि आप जूता पहने हुए, सैंडल पहने हुए होगी, तो सैंडल जूता का सोल क्या होगा? घिस जाता है कि नहीं। तो वो जो चेंज हुआ, वो किस तरह का चेंज हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, है कि नहीं। या फिर लकड़ी हम लोग फाड़ते हैं, है ना, कुल्हाड़ी की सहायता से, तो वो भी जो परिवर्तन हुआ, वो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। या आपका कॉपी का जो पेज फट गया, तो वो भी कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। ऐसा नहीं ना कि पेज अगर टीयरिंग हो गया, मैंने कि उससे थोड़ा सा फट गया, तो जो बाकी बचा है और जो हमारे हाथ में आ गया, वो दोनों का जो नेचर है वो बदला? नहीं बदला। जो हमारे हाथ में पेपर आ गया फट के, वह भी सेलुलोज से ही बना हुआ है, और जो कॉपी में लगा हुआ रह गया, वह भी किससे बना हुआ है? सेलुलोज से ही बना हुआ है। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब तो भौतिक परिवर्तन को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके पहचानने का तीन कारण होते हैं। सबसे पहला, इसमें क्या चेंज हो जाएगा? आपका आकार में चेंज होगा, है कि नहीं। दूसरा, इसमें चेंज क्या हो जाएगा? इसके लंबाई में चेंज हो जाएंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा? इसके अवस्था में चेंज हो जाएंगे। तो अवस्था में अभी बताए थे, अवस्था कितने होते हैं? किसी भी पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने अवस्था? तीन, यानी कि ठोस, द्रव
और गैस। लेकिन आप हायर क्लासेज में जाइएगा तो किसी भी पदार्थ की 4 अवस्था होती है ना। एक होता है ठोस, द्रव, गैस। और जैसे आप लोग रोज मुंह धोते होंगे, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए टूथपेस्ट ना तो वो सॉलिड में होगा और ना क्या हो जाएगा, लिक्विड में। आता है? नहीं आता है। तो जब हाई टेम्परेचर आते हैं तो कुछ सब्सटेंस हो जाते हैं, वो उसका नाम है मैटर की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। या उसका नाम होता है क्योंकि उसकी खोज एक भारतीय और एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था बोस। भारतीय वैज्ञानिक का नाम बोस था और जो जर्मन वैज्ञानिक थे उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसलिए उस मैटर को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए ना, ये 4 अवस्था होते हैं पदार्थ की। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस। इसमें लंबाई में मान लीजिए, जैसे देखिए जब दिवाली आता है तो आप लोग कैंडल जलाती होगी, है कि नहीं। तो कैंडल जलाते हैं तो उसका साइज में क्या आता है, मान लीजिए कोई कैंडल अगर 15 सेंटीमीटर का होगा तो वो धीरे धीरे जलते जलते जब उसमें टाइम खर्च होंगे तो उसका साइज भी क्या हो जाएंगे, और सुबह होते होते क्या हो जाएगा, वो बॉटम में चिपका हुआ रहेगा। तो यानी कि उसका साइज क्या हो गया, घटा कि नहीं। यदि उसके साइज में कमी होगा तो वैसे परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, है ना। और हो जाएगा आकार में, यदि आकार में भी बदलाव हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे आकार, लंबाई और अवस्था के हिसाब से कि कौन से चेंजेस हुए। तो अगर इस सब में चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब हम तो ये तो पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे दिए आप लोग कि भौतिक यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो मेनली हमको किस पर फोकस करना है, रासायनिक परिवर्तन पर, है कि नहीं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो यानी कि जो मास रिएक्शन होते हैं, यानी कि बहुतायत जो रिएक्शन होता है वो मूलतः किसमें होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अगर केमिकल चेंज को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन और केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट में क्या होता है, उत्पाद। कोई चीज नहीं बना, मान लीजिए हमने स्टिक लाया, किसी को पीट दिया और वो स्टिक टूट गया, तो उसमें कोई नया चीज बना नहीं, बने, है कि नहीं। तो इसे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि जब इसमें बदलाव होगा, जब इसमें चेंज हो जाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, न्यू तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे देखिए यानी कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, उसको हम लोग बोलते हैं दूध से दही का जमना, है कि नहीं। अगर दूध से अगर दही बन रहे हैं तो एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया उत्पाद बन रहा है कि नहीं। यानी कि दूध का नेचर अलग होता है, उसका जो गुण होते हैं, उसका जो कैरेक्टर होता है, और दही का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि नहीं। यानी कि दोनों के कैरेक्टर कंप्लीटली क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनते हैं। कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, बनता है ना जी। तो देखिए तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी है, मतलब कि अनुपयोगी भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी कैसे है कि नहीं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इस धरती पर हरे पौधे ही ओनली हैं, यानी कि सिर्फ हरे पौधे के पास ये क्षमता है कि वो सूरज की गर्मी से भोजन बना ले, है कि नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। अगर हरा पौधा इस धरती पर ना होता तो कोई भी जीव जंतु सरवाइव नहीं करते, है कि नहीं। कोई भी जीव जंतु जिंदा रहता है क्योंकि सभी को भोजन चाहिए, है कि नहीं। और बिना भोजन के कोई जिंदा रहेगा, नहीं रहेंगे। तो
आप लोग बताइएगा कि सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, सभी को भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ चाहिए? बताइए। तो देखिए, सभी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो सिंगल सेल वाला हो, यानी कि एक सेल वाला हो, चाहे बहुत सारे सेल वाले हो। जैसे हम लोग की, अगर हम लोग से पूछेगा कि आपके बॉडी में कितने सेल हैं, तो आप क्या बताएगा? यानी कि इन्फिनिटी सेल है, काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? यानी कि हमारे बॉडी में इतना सेल है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, यानी कि सभी को भोजन चाहिए, और वो भोजन का नाम है ग्लूकोज, है ना? यानी कि हमें एनर्जी किससे मिलता है? जैसे मान लीजिए देखते होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्रिकेट देखना पसंद करते होंगे, है कि नहीं? तो क्रिकेट देखते होंगे तो देखते हैं, जब ब्रेक टाइम होता है तो प्लेयर जो माने कि एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है, वो क्या लेके दौड़ता है? ग्लूकोज दौड़ता है ना जी, क्योंकि हमें जो इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तत्कालिक एनर्जी जो मिलता है, वो क्या मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है कि नहीं? और जो मार्केट में ग्लूकोज बिकता है, वो किस कमर्शियल नेम से बिकता है? कौन बताएगा? सब बच्चे पीते होंगे ना ग्लूकोज, उसका कमर्शियल माने कि जो मार्केट में खरीदने जाइएगा तो ग्लूकॉन डी के नाम से बिकता है कि नहीं, है ना? और फिर मैराथन वगैरह अगर दौड़ होता है तो उसमें भी साइड में खड़े रहते हैं और लोग उसको क्या सर्व करते हैं? ग्लूकोज, है कि नहीं? तो अब ग्लूकोज कौन बनाएगा? किसी ग्लूकोज जो बनते हैं वो दो रॉ मटेरियल से बनते हैं, दो कच्चा माल चाहिए उसके लिए। एक क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2, है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? वाटर, सनलाइट, और क्या रहेंगे? क्लोरोफिल रहेंगे। जब ये सभी मौजूद रहेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H2A और होता है कि नहीं? तो एक नया प्रोडक्ट बना। अब बताइए, इस धरती पर और कोई जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से ग्लूकोज बना दे? क्योंकि सभी जीव को एनर्जी के लिए कौन सा पदार्थ चाहिए? ग्लूकोज। तो ये कैपेसिटी किसमें है? ये क्षमता सिर्फ किसमें है? हरे पौधे में है कि नहीं? तो देखिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग नेचर का है, वाटर अलग नेचर का है, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है? अलग नेचर का है कि नहीं? यानी कि पूरी तरह अंतर है कि नहीं? ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई तुलना है नहीं। अगर मान लें कि आपको इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाए तो आपका राम नाम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ना जी। लेकिन वही ग्लूकोज अगर बन जाएगा तो देखिए, मान लें कि जो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, माने कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाता है किसी के शरीर में, तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है? सेलाइन वाटर चढ़ाता है कि नहीं, जिसमें ग्लूकोज वगैरह डालते हैं ताकि वो उसका एनर्जी क्या हो जाए? वापस आए, है ना? तो ये एक नया प्रोडक्ट बना कि नहीं, है ना जी? ग्लूकोज कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन कहलाएगा? परिवर्तन, यानी कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। तो देखिए, तो पहला तो ये जरूरी है, केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि सभी जीवों को इससे क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, है ना? फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे और किस लिए जरूरी है, तो देखिए, यानी कि जो अल्कोहल बनता है कि नहीं? अल्कोहल मतलब क्या होता है? जिसको शराब हम लोग बनाते हैं, है ना? तो शराब भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? यानी कि इसमें होता है, ग्लूकोज जो होते हैं, इसमें जो ईस्ट होता है, ईस्ट को हम हिंदी में खमीर बोलते हैं, है कि नहीं? तो खमीर क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, है ना? और तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा? यानी कि अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है कि नहीं? तो देखिए, ग्लूकोज पीने से किसी को नशा लगता है? नहीं। और अगर अल्कोहल पी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नशा लगेगा कि नहीं? ये दोनों का अलग नेचर है। तो किस किस रिएक्शन के कारण हुआ? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है कि नहीं? यानी कि इस जो खमीर है, इस ग्लूकोज को किस में बदल देगा? अल्कोहल में, है ना? और जिसके कारण तो ये भी जरूरी है। अब जैसे मान लें कि और इसका काम है बहुत सारे, आजकल हम लोग क्या होते हैं, दुनिया बहुत तेज हो गया है ना जी? अब पहले जैसे हम लोग देखते थे, अपने गांव में रहते थे, कभी कभी जाते थे, तो क्या होता था कि लोग दिवाली आने से पहले क्या करते थे? लोग आटा वगैरह सान के 1-2 दिन के लिए छोड़ देते थे, ताकि उससे जो जलेबी बनेगा वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा स्पंजी होंगे,
है कि नहीं? तो उसका स्पंजी कौन बनाता था? नेचुरली वो बनता था। खमीर उसको क्या करता था? उसको ग्लूकोज को ब्रोकन करता था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते थे, और जब उसको हीट देते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता था? स्केप हो जाते थे। तो वो बीच में क्या बन जाएगा? स्पंज हो जाना। जब हवा निकल जाएगा तो बीच में गैप होगा कि नहीं? तो उसमें गैप में क्या भर जाएंगे? उसको हम रस में, अगर शुगर रस में डुबाएंगे तो उस खाली जगह को कौन फिल करेगा? शुगर जूस फिल करेगा ना, है ना? तो फिर अब, तो इसी तरह हम लोग क्या बनाते हैं? जलेबी भी बनाते थे ताकि स्पंजी हो, क्रिस्पी हो, है ना? तो वही किसके कारण हो रहा है? केमिकल रिएक्शन के कारण, है ना? अब तीसरा हम लोग लिखेंगे कर्डिंग ऑफ, यानी कि दही का जमना, दूध का जमना। तो ये भी किसके कारण हो रहा है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है कि नहीं, है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया, और फिर देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं, है कि नहीं? जैसे इनो वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, मार्केट में इनो के नाम से अवेलेबल है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि अगर इनो किससे बनते हैं? इनो तो सब पीते होंगे, कभी ना कभी पिए ही होंगे, है ना? उसमें भले क्या रहता है कि फ्लेवर, कोई लेमन फ्लेवर रहेगा, कोई ऑरेंज फ्लेवर रहेंगे, तो वो अलग से उसमें डाला जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन कॉन्टामिनेंट होते हैं, जो मेन पदार्थ होता है, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए ना जी? उसका क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आया कहां से? तो देखिए, एमजी से क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, है ना? एलिमेंट का नाम है। और इसको हम किसके उपस्थिति में, कोई भी चीज, चाहे वो कार्बन, यानी कि कार्बन से संबंधित पदार्थ हो, या कोई भी चीज जो जलेगा आग में, तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? कौन सी गैस चाहिए उसको जलने के लिए? ऑक्सीजन, है कि नहीं? कोई भी चीज, जो भी फ्यूल हो जाएंगे, किसी टाइप के फ्यूल हो जाएंगे, सभी को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैंगनीज को हम लोग अगर जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी को जब वाटर में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनो में यही रहते हैं, कौन रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रहते हैं, और इसमें सिर्फ फ्लेवर मिला दिए जाते हैं ताकि उसका टेस्ट क्या हो जाए। क्योंकि ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक बेस है, समझ गया ना? बेस मतलब क्या होता है? क्षार है। और क्षार का टेस्ट कैसा होता है? जैसे कभी कभी आप बाथरूम में नहाते होंगे, तो वो साबुन का कोई टुकड़ा अगर मुंह में चला जाता है, फेन, तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है कि नहीं? तो अगर इसको कोई पिएगा तो कड़वा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वोमिटिंग कर देगा ना जी। तो उसके फ्लेवर को, इसके कड़वाहट को मारने के लिए इसमें क्या मिला जाते हैं? दूसरे चीज का फ्लेवर मिला दिया जाता है, जैसे लेमन का मिला जाएगा या ऑरेंज का मिला दिया, ताकि इसका कड़वाहट क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो ये भी कहां से बन रहा है? केमिकल रिएक्शन द्वारा बन रहा है कि नहीं? देखिए मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम को हम लोग खाएंगे नहीं? खाएंगे। लेकिन इसको जब हम लोग बना देते हैं, इनो को, तो पानी में घोल कर क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं कि नहीं? पीते हैं कि नहीं? तो ये सारे चीज किसके कारण हो रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, है कि नहीं? तो ये हमारे लिए उपयोगी हुआ या अनुपयोगी हुएगा? उपयोगी हुआ कि नहीं? यानी कि बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो हमारे लिए क्या होता है। अब जैसे माने कि ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया, तो ये भी किसके कारण होते हैं? केमिकल रिएक्शन के कारण होते हैं, है ना? अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें ग्रोथ होगा? नहीं होंगे, है कि नहीं? तो ये रिएक्शन सारे उपयोगी हैं। और इसका मतलब नहीं, देखिए किसी भी चीज का दो पहलू होते हैं, है ना? जैसे एक कॉइन अगर टॉस कीजिएगा तो उसके दो आते हैं कि नहीं? या तो हेड आएगा, या फिर उसको बोलते हैं या तो भारत आएगा, या फिर क्या आएगा? पैसा आएगा, है ना? तो इसके भी दो पहलू है। केमिकल रिएक्शन हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, तो हमारे लिए बुरे भी होते हैं, है कि नहीं? तो अब हम किसके बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे लिए, यानी कि हार्मफुल क्यों होता है, हानिकारक क्यों होता है? तो देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे गर्ल्स लोग क्या होते हैं, गहना पहनते हो ना जी, ऑर्नामेंट्स, जैसे पायल पहनते हो तुम लोग, है कि नहीं? तो पायल किस चीज का बना होता है? ये जो मीडियम क्लास फैमिली रहता है, वैसे भी बिहार में अगर सोना होना है तो गोड़ उड़ कट जाए कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हम लोग चांदी का पायल पहनते हैं कि नहीं? अब ड्रॉबैक हमारे लिए क्या है, हानिकारक, कि अगर पायल पहनेंगे रेगुलरली तो इन वातावरण में क्या होता है? गैस है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ गया ना? गैस का क्या नाम है? इस एनवायरमेंट में मौजूद है,
तो वो, और हमारा पायल किस तत्व से बना हुआ है, कौन बताएगा? सिल्वर से, चांदी से बना होता है कि नहीं? तो चांदी है जो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखिए हम लिखेंगे कि यानी कि हानिकारक क्या होता है जिसके बारे में। अनुपयोगी पायल क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सिल्वर हुआ, सिल्वर का एक एलिमेंट है कि नहीं, जिसका सिंबल होता है एजी, समझ गया ना? और वातावरण में जो गैस पाए जाते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, समझ गए ना? इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है और ये हमेशा मौजूद ही रहेंगे। तो जब आप लोग सिल्वर का पायल पहनते हो रेगुलरली, तो इसे क्या करेगा, यानी कि अभिक्रिया कर लेगा और एक नया पदार्थ बना लेगा जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, समझ गए ना जी? इसका क्या नाम है? सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड, अब बताइए चांदी का जो पायल होता है वो कैसा दिखता है? सफेद दिखता है या काला दिखता है? सफेद। तभी ना मान ले कि बोलेगा, अगर मान ले कि पैसा लगा के आप लोग पायल भी लाए और वो काला दिखने लगेगा तो बोलेगा ना एकदम पुराना दुराना पायल लगता है, खरीद के लाए, है कि नहीं? तो ये जो इसका जो कलर हो जाएगा, अभी ये सिल्वर का कलर कैसा है? सफेद है कि नहीं? इसका कलर कैसा है? सफेद है। अब इसका कलर कैसा हो गया? काला हो गया। तो अच्छा देखने में लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे लिए हानिकारक हो गया कि नहीं? यानी कि जो पायल हम खरीद के लाए थे बड़ा शौक से ये पहनेंगे और वो पायल हमारा बेइज्जती का कारण बन जाएगा तो हमारे लिए बुरा हुआ कि नहीं, है ना जी? तो ये इसका कलर क्या हो जाता है? सफेद से क्या पड़ जाएंगे? काला पड़ जाएंगे, है कि नहीं? अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या और क्या है। सबसे जो देखिए, इस धरती पर जितना भी मोस्ट बहुत सारा जो सामान बने होते हैं वो किस चीज का बना होता है? लोहा का बने होते हैं, है ना? तो देखिए लोहा के अलावा और किसी धातु में जंग लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बोला जाता है कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। लेकिन अगर खास लोहा में अगर जंग लगेगा तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रस्टिंग। दोनों का मीनिंग सेम ही है, यानी कि कोरोजन माने भी होता है जंग ही लगना और रस्टिंग मतलब क्या होता है? जंग ही लगना। लेकिन रस्टिंग किसके लिए रिलेट होता है? आयरन के लिए, यानी कि लोहा के लिए। और कोरोजन किसके लिए रिलेट होता है? बाकी लोहा के छोड़कर सभी के लिए, है कि नहीं? तो जितना भी जैसे ब्रिज बना हुआ रहेगा या आपका जो छत का ढलाई होता है उसमें जो छड़ लगे हुए रहते हैं वो किस चीज का बना होता है? लोहा का होता है कि नहीं? और तो अब देखिए लोहा को अगर मान ले कि उसको अगर हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो देखिए लोहा में जंग लगने के लिए दो चीज चाहिए, समझ गए ना? एक चाहिए पानी और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। ये दोनों चीज जहां पर रहेगा लोहा में वही जंग लगेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हवा में छोड़ देंगे और ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे तब भी लोहा में जंग नहीं लगेगा, या सिर्फ उसको पानी में छोड़ वैसे पानी में छोड़ देंगे जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं है तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा। यानी कि लोहा में जंग लगने के लिए दो चीज का उपस्थित होना जरूरी है, एक पानी और दूसरा ऑक्सीजन, है कि नहीं? और ये जहां पर रहेंगे तो लोहा में क्या हो जाएगा? आयरन में यह आयरन हो जाएगा। और इसको कहां पर हम छोड़ दिए? यानी कि वाटर, और यानी कि लोहा को हम छोड़ दिए ऐसा वातावरण में जहां पर क्या रहेगा? पानी भी रहेगा और प्लस क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेंगे। तो लोहा कैसा हो जाएगा? यानी कि जैसे जब जंग लग जाता है तो लोहा का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाते हैं, है ना? और जंग लगने के कारण लोहा की क्षमता क्या होता है? घट जाता है, समझ गया ना जी? यानी कि उसमें जो ताकत रहता है वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसलिए देखते होंगे कि ट्रेन का पटरी है जो टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? समय समय पर बदला जाता है कि नहीं? पहले क्या होता था कि ट्रेन का जो भी वेस्ट होते थे, ह्यूमन वेस्ट, वो सारे किस पर गिरा दिए जाते थे? पटरी पर। चाहे यूरिन हो चाहे फेस हो, ये सारे कहां पर गिराए जाते थे? पटरी पर। अब क्या है कि जब यूरिन वगैरह गिरने के कारण क्या होता था? पटरी में जंग लगने की जो प्रक्रिया थी वो काफी तेज हो जाती थी, तो सरकार को काफी क्या होता था? लॉस होता था। तो सरकार उसके ट्रीटमेंट के लिए एक नया यानी कि टॉयलेट बनाया जिसका नाम है बायोडी,
बायो टॉयलेट, है ना, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और फिर उसको एज ए फर्टिलाइजर यानी कि खाद के रूप में क्या होता है, इस्तेमाल भी किए जाते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लोहा में जो जंग लग रहा है हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक है, हानिकारक है कि नहीं, है ना। तो ये क्योंकि लोहा में जंग लग गया तो हमारी अगर छत के लोहा में अगर पानी आप स्टैग्नेट रखेंगे, पानी ठहरा हुआ रहेगा, इसलिए छत को कैसा बनाया जाता है, इंक्लाइंड, क्योंकि छत पर ज्यादा दिन तक पानी नहीं टिके, अगर टिकेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो आपके छड़ तक पहुंचेगा और उसको हवा और पानी दोनों मिलेगा तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा, जंग, तो छत की मजबूती क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे कि नहीं, तो हमारे हानिकारक हुआ कि नहीं। अब तीसरा हो गया, अभी देखिए अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का चल रहा है कि नहीं। तो देखिए अब मान लीजिए खाना बना के आप रख दिए, तो गर्मी के कारण अगर जाड़ा में रहता तो हो सकता है अगर सुबह खाना बनाई तो शाम तक उसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन गर्मी में क्या हो, दोपहर होते होते वो क्या हो जाएंगे, खट्टा होने लगेगा कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, अंग्रेजी में बोला जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है कि नहीं। तो वो किसके कारण हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के कारण, यानी कि हमारा जो भोजन खट्टा हो रहा है या खाने लायक नहीं हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण, है ना। तो भोजन का तीसरा क्या हो जाएगा, भोजन का बर्बाद होना, ये भी क्या होता है, किसके कारण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो अभी बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए वो हानि भी पैदा करता है कि नहीं। जैसे लोहा में जंग लग गया, अगर पटरी में जंग लग गया, वैसे भी भारत में ट्रेन बहुत क्या होता है जी, एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं, अगर पटरी में जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ट्रेन पटरी से उतर जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं, और एक ट्रेन में करीब करीब 2-3 हजार लोग सफर करते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं। तो हमारे लिए अब छत है, मान लीजिए यहाँ पर छत पर वाटर जमा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाता है कि नहीं। अब बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है कि अगर कोई बारात जा रहा है तो छज्जा पर सारा घर वाला पहुंच गया, एक साथ क्या हो, पहले ही से बेचारा कमजोर हो गया पानी के कारण, और उस पर और वजन पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएगा कि नहीं। तो ये, और पायल आपने खरीद के लाया उसमें जंग लग गया, है कि नहीं, फिर उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नींबू लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, उसके जूस को उस पर रखेंगे, क्योंकि तो उससे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है कि नहीं। तो ये भी किसके कारण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, समझ गए ना। तो आप लोग तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है ना। भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज नया नहीं बनते हैं जी, उसके शेप में, साइज, मान लीजिए हमने डंडा किसी को मारा टूट गया तो उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ, हमने आइसक्रीम खाया और वो पिघल गया तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, है कि नहीं। या उसके साइज में, कैंडल को जलाया धीरे धीरे घट के क्या हो जाएंगे, छोटे हो गए तो वो क्या हो जाएंगे। या एक सेव लिया उसको 2 पीस में बांट दिया तो कैसा चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि मान ली एकदम आप लोग 3 बहन हो, काट काट के एकदम पीस पीस 33%, 33% तेजी में बांट दिए, तो जो, या फिर जो बेईमान रहेगा मानी कि डिसऑनेस्ट बायस रहेगा, वो क्या करेगा, अपने हिस्से ज्यादा लगा लेगा, एगो के 66%, एगो की चला गया 33%, तो जो 33% खा रहा है वो भी सेब ही खा रहा है, और जो ज्यादा खा रहा है वो भी सेब ही खा रहा है, तो ये चेंज कैसा हो जाएंगे। लेकिन केमिकल चेंजेज में कोई दूध खा रहा है, कोई दही खा रहा है, तो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, अलग नहीं है कि नहीं। तो ये दो चीज, यानी कि, लेकिन हमारा इस चैप्टर में मेनली फोकस किस पर रहेगा, तो रासायनिक परिवर्तन, है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन पर, है कि नहीं। ठीक है जी।